बच्चों, आज हम लोग आप लोगों का 12वीं कक्षा का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। मीन्स फर्स्ट चैप्टर के एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं कवर करवा दे रहा हूँ। पहले हम थोड़ा सा प्रारंभिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने जीवन को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उन्नतिशील और समृद्ध बनाने हेतु प्रयत्नशील रहा है। इसका मतलब ये है कि एक मनुष्य के आसपास जितने भी संसाधन हैं, भूमि, जल, पूंजी, वन, मिट्टी, वायु, इन सब का प्रयोग करके मनुष्य उन्नतिशील बनने का प्रयास करते रहता है, ठीक है। पहले उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, यानी पहले के ज़माने में मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, लिमिटेड थी, जिससे वह स्वयं अकेला ही पूरा कर लेता था। मतलब मनुष्य को ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, ठीक है। मानव जीवन के विकास के साथ साथ जैसे जैसे मानव के जीवन का विकास होता गया, मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। मतलब पहले के ज़माने में मनुष्य अपनी आवश्यकताएं सीमित रखता था, उसे पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परंतु जैसे जैसे मानव जीवन का विकास होता गया, मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती गई, जिन्हें मनुष्य अपने एकाकी प्रयत्न से पूरा करने में कठिनाई का अनुभव करने लगा। मतलब जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, मनुष्य उसे पूरा करने में असमर्थ होता गया, ठीक है। ऐसे में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता उत्पन्न हुई। ऐसे में महसूस होने लगा कि नहीं, अब हमें अकेला इसे पूरा नहीं कर सकता, सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे, सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा। तो मनुष्य ने दूसरे लोगों का सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और इस सहयोग के परिणाम स्वरूप, इस सहयोग से क्या हुआ, संगठन का विकास हुआ, एक संगठन बना। संगठन मतलब लोगों का एक समूह। इस प्रकार सामूहिक क्रियाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु, यानी सब लोग मिलजुल कर जो कार्य करते हैं उसे सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए, उन्हें नियोजित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, समन्वित करने के लिए उन पर नियंत्रण जरूरी हो गया। मतलब जब सब लोग मिलकर एक जगह जमा हुए तो उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, नियोजन, उन्हें निर्देश देने पड़ेंगे, उनको नियंत्रित करना पड़ेगा। इस आवश्यकता के फलस्वरूप प्रबंध का जन्म हुआ, ठीक है। आज प्रबंध की आवश्यकता प्रत्येक प्रकार के संगठन में है। दुनिया का कोई भी संगठन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एक छोटी सी दुकान क्यों ना हो, चाहे वो संगठन व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, छोटा हो या बड़ा, सामाजिक हो या राजनीतिक या धार्मिक क्यों ना हो, चाहे उनका उद्देश्य लाभ कमाना हो चाहे ना हो, सभी के लिए संगठन आवश्यक है। मीन्स एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सब लोगों को मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा, चाहे कोई भी संगठन हो। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संगठन के कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, और उनकी प्राप्ति के लिए प्रबंध अनिवार्य होता है। बोलने का मतलब ये है कि प्रबंध हर जगह होता है, चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो। ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको प्रबंध का मतलब बता दिया। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट होता है भैया। दुनिया का कोई भी संगठन हो, ठीक है, वहाँ मैनेजमेंट की आवश्यकता होती ही है, ठीक है। अब हम इसका आशय पढ़ेंगे। ये है प्रबंध का आशय। यहाँ से आपका प्रश्न चालू होता है, वो तो प्रारंभिक था। व्यवसाय और उद्योग ही नहीं अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे घर में भी प्रबंध होता है, हमारे घर में भी मैनेजमेंट होता है। हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे दादाजी हमारे घर को मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। व्यवसाय और उद्योग में ही नहीं अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यतः प्रबंध का आशय अन्य लोगों से काम करने की युक्ति से है। प्रबंध का मतलब खुद काम करना नहीं होता, प्रबंध का मतलब लोगों से काम करवाना होता है और अच्छे से अच्छा काम करवाना होता है। यानी वो प्रक्रिया जहां आप लोगों से काम करवा सके उसे प्रबंध कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः प्रबंध का आशय लोगों से काम कराने की युक्ति है। युक्ति यानी तरीका।
किंतु यह संकीर्ण दृष्टिकोण है। वास्तविकता यह है कि प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करता है। मतलब जो सरकार है, जो प्रशासन है, उन्होंने जो नीतियाँ बनाई हैं, उन नीतियों को पटरी पर लाता है, कार्य करता है प्रबंध। यह व्यवसाय का मस्तिष्क कहलाता है। जो प्रबंध होता है ना, मैनेजमेंट, यह व्यवसाय का मस्तिष्क होता है, यानी इसके बिना व्यवसाय नहीं चल सकता। मानव शरीर में के लिए मस्तिष्क जितना महत्व रखता है, उतना ही उद्योग और व्यवसाय में प्रबंध रखता है। भैया आप कितना भी बड़ा उद्योग लगा लो, बिना मैनेजमेंट के, बिना प्रबंध के वो काम कर ही नहीं सकता। प्रबंध उद्योग की शक्ति है जो प्रशासन द्वारा निश्चित की गई सीमाओं में तय की गई नीतियों को क्रियान्वयन और निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति का संगठन में प्रयोग करता है। मतलब प्रशासन जो नीतियाँ बनाता है, उन नीतियों को पटरी पर लाता है, क्रियान्वित करता है, और नीतियों को क्रियान्वित करके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, उन लक्ष्यों को संगठन में प्रयोग करता है। इसे प्रबंध कहते हैं। ठीक है, आगे है प्रबंध की परिभाषा। प्रबंध की आप कम से कम 2 या 3 परिभाषाएं पढ़ सकते हो। नंबर 1, विलियम एच न्यूमैन के शब्दों में, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति समूह के प्रयत्नों का मार्गदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण ही प्रबंध कहलाता है। मतलब विलियम एच न्यूमैन कहना चाहते हैं कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों का जो संगठन है, वो संगठन का मार्गदर्शन करना, उनका नेतृत्व करना और उन पर नियंत्रण करना ही प्रबंध कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ और परिभाषाएं पढ़ सकते, बहुत सारी परिभाषाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है लुइस एनल के शब्दों में। प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करे। मतलब प्रबंध वह है जो प्रबंधक बनकर लोगों पर निगरानी करे, उनको देखरेख करे। लॉरेंस एप्पले क्या कहते हैं? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मतलब प्रबंध में व्यक्तियों का मार्गदर्शन, व्यक्तियों का विकास किया जाता है, वस्तुओं का नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा हेनरी फेयोल की है, प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना मतलब किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना है कि कैसे होगा, योजना बनाना, फिर उसके लिए प्लानिंग करना, फिर लोगों को आदेश देना कि भाई जाओ काम करो, उनमें समन्वय करना, मतलब उनकी देखरेख करना और आपस में मिलजुल के रखना और उन पर नियंत्रण करना, ये प्रबंध कहलाता है। ठीक है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। चलिए हम प्रबंध की लक्षण या विशेषताएं पढ़ लेते हैं। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। मैं आपको केवल 7 या 8 विशेषताएं पढ़ाता हूँ। प्रबंध के बारे में कहा गया है कि उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। मतलब जैसे मान लो मैं किसी चीज़ का प्रबंध कर रहा हूँ, तो उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए ना। बिना उद्देश्य के प्रबंध कैसे होगा? ठीक है, प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य अन्य व्यक्तियों से सुव्यवस्थित रूप से कार्य करवाकर संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। मैं कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, व्यवसाय हो, उनका एक उद्देश्य होता है, उनका लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। मतलब कई लोग मिलकर एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? जब उसका प्रबंध किया जाए। मतलब प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य अन्य व्यक्तियों से सुव्यवस्थित रूप से कार्य करवाकर संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना। जैसे मान लो एक स्कूल है, ठीक है, और स्कूल के प्रिंसिपल चाहते हैं कि हमारे स्कूल में 10वीं और 12वीं का 100% रिजल्ट आए, तो सारे टीचरों का संगठन इसके पीछे काम करेगा और उसको प्रबंध का संगठन, उस संगठन को प्रबंध कौन करेगा? मैनेजमेंट कौन करेगा? उस स्कूल का प्रिंसिपल। तभी तो लक्ष्य प्राप्त होगा। मतलब प्रबंध का एक उद्देश्य होता है। अतः यह कहा गया है, ये जो उद्देश्य होता है ये सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और प्रत्येक संगठन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। मतलब साफ है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, यानी हर प्रबंध के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। जो लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करना ही प्रबंध होता है। और ये उद्देश्य जो होते हैं वो सरल होने चाहिए, सभी को समझ में आने चाहिए, और प्रत्येक संगठन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। ठीक है, सर्वव्यापी सिद्धांत। सर्वव्यापी यानी सभी जगह। प्रबंध के जो सिद्धांत का उपयोग होता है वो व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ सभी क्षेत्रों में लागू किया जाता है। मतलब प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं ना भैया, ये हर जगह होते हैं, हर जगह। ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई संगठन नहीं है जहाँ प्रबंध मौजूद नहीं है। ठीक है,
जहाँ सामूहिक रूप से मिलकर काम किया जाता है वहाँ प्रबंध का इस्तेमाल किया जाता है। संगठन चाहे आर्थिक हो यानी पैसा कमाने वाला, या सामाजिक हो, या राजनीतिक, या धार्मिक हो, प्रबंध की क्रियाएं सभी जगह समान होती है। मीन सर्वव्यापी सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रबंध हर जगह है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो। ठीक है। उसके बाद हम ज़्यादा डीप में ना जाकर कई प्रकार की विशेषताएं जैसे ये पढ़ लेते हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक कंटिन्यू चलते रहती है, ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाए। यह नियोजन करती है, मतलब प्लानिंग करती है, काम कैसे होगा। संगठन करता है, मतलब लोगों को जमा किया जाता है। नियुक्तिकरण, लोगों को नियुक्त किया जाता है, फिर उनको निर्देश दिए जाते हैं और उन पर उसका नियंत्रण किया जाता है। विभिन्न कड़ियों को जोड़कर एक श्रृंखला बनती है, मतलब पहले किसी भी चीज़ की प्लानिंग की जाती है, नियोजन, फिर उसके लिए लोगों को जमा किया जाता है, संगठन, फिर लोगों को अलग अलग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, नियुक्तिकरण, फिर उन्हें कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं और आखिरी में उन पर नियंत्रण रखा जाता है। इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक श्रृंखला बनती है, उस श्रृंखला को हम प्रबंध कहते हैं। इस प्रकार प्रबंध कभी भी रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। इन कार्यों को प्रबंध द्वारा साथ साथ पूरा किया जाता है। प्रबंध का काम कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता जाता है, इसका ध्यान रखना। सामूहिक प्रयास। प्रबंध किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया प्रयास नहीं होता, प्रबंध सामूहिक प्रयास होता है, मतलब कई लोग मिलकर उसको कार्य करते हैं। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया या प्रयास है। इसमें व्यक्तिगत प्रयास की बजाय समूह पर बल दिया जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति पर पूरा ठिकरा नहीं फोड़ा जाता, यानी इसके लिए सारे लोग आपस में मिलकर कार्य करते हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। मैंने पहले ही बता दिया कि प्रबंध में कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं। किसी भी संस्था का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार के लोगों का एक संगठन जमा किया जाता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रबंध तैयार किया जाता है। मीन्स प्रत्येक प्रबंध की क्रिया के उद्देश्यों का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है। प्रबंध की ये क्रिया कोई भी हो, ठीक है, उसके लिए जो उद्देश्य तय किए जाते हैं ना, वो प्रशासन तय करता है और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रबंध द्वारा किए जाते हैं। मतलब पहले उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, ये प्रबंध पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है। मतलब प्रबंध से पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। इसके बाद पृथक अस्तित्व। प्रबंध को अपने अधीनस्थों से कार्य लेना होता है, मतलब प्रबंध जो होता है अपने हाथ के नीचे कार्य करने वाले लोगों से कार्य करवाता है। अतः प्रबंध का अस्तित्व अपने कर्मचारियों से पृथक होता है। जैसे मान लो मैं प्रबंधक हूँ तो मेरे कर्मचारी से काम करवाना ही मेरा कार्य है, उनका और मेरा अस्तित्व अलग अलग है। वो मेरे लिए कर्मचारी और मैं उनका प्रबंधक हूँ। ठीक है। गतिशीलता। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं, मतलब कंटिन्यू चलते रहते, कभी रुकते नहीं हैं, सतत चलते रहते हैं। इसके सिद्धांत व्यावसायिक वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं हैं। मतलब जैसा जैसा वातावरण होगा प्रबंध के सिद्धांत भी कंटिन्यू चलते जाएंगे, कभी रुकेंगे नहीं। ठीक है। संगठन की आवश्यकता। प्रशासन के द्वारा व्यवसाय के जो भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। मतलब एक व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए संगठन जरूरी है। ठीक है। और संगठन यानी लोगों का समूह। सभी स्तरों के लिए आवश्यक। संगठन के सभी स्तरों के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। जैसे संगठन में 3 स्तर आते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर, निम्न स्तर। उच्च स्तर में अधिकारी लोग आते हैं, मध्य स्तर में कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह आते हैं और निम्न स्तर में मजदूर वगैरह आते हैं। तो इन सबके लिए संगठन आवश्यक होता है। आगे हम पढ़ेंगे। सामान्यतः प्रबंध उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कोई भी स्तर हो, एक हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टरों के लिए प्रबंध जरूरी है, नर्स कंपाउंडर के लिए प्रबंध जरूरी है और वहाँ के पेशेंटों के लिए भी प्रबंध जरूरी है। ओके। अमूर्त शक्ति। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, किसी को दिखाई नहीं देती, नहीं दिखती है, लेकिन संगठन के कार्यों में इसका अनुभव किया जा सकता है। मतलब ये किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अनुभव हम कर सकते हैं। हमारे घर में हमारे पिताजी, हमारी माताजी प्रबंध करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका हम अनुभव तो कर सकते हैं। ठीक है। प्रबंध एक पेशा है, मतलब एक व्यवसाय नहीं है, प्रबंध एक पेशा है। डॉक्टरी और वकालत के समान ही प्रबंध भी धीरे धीरे पेशे का रूप लेता जा रहा है। इसमें वो सभी लक्षण पाए जाते हैं जो पेशे में होते हैं। इतना आपके लिए काफ़ी है। वैसे आगे और लिखा है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित होते हैं, मतलब प्रबंध सिद्धांतों पे चलता है और विज्ञान भी सिद्धांतों पे चलता है। क्या
यह कहा गया कि प्रबंध एक विज्ञान है और इस सिद्धांतों को अपनाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कला भी कहते हैं। मतलब प्रबंध विज्ञान की तरह सिद्धांतों पे चलता है और सिद्धांतों का पालन करना एक कला, इसलिए प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। और ज्ञान और अनुभवों की आवश्यकता, प्रबंध कोई सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए विशेष प्रकार की तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए सामान्यतः प्रबंधकों में किसी विशिष्ट तकनीक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, किंतु प्रभावपूर्ण प्रबंध के लिए, अच्छे प्रबंध के लिए सामान्य ज्ञान, अनुभव और चातुर्यता यानी चतुराई का होना आवश्यक है। ठीक है।